पिछले क्लास हम लोग सारा हाथ जोड़े पढ़ रहे थे। पढ़ने में बीच में रोके थे। अब वो स्विट्जरलैंड पहुँच गए थे। स्विट्जरलैंड पहुँचने के बाद स्विट्जरलैंड पहुँची थी, पर वहाँ उसकी जो दोस्त थी वो बोल रही थी वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड इतना सुंदर और इतना अच्छा नहीं है। इस तरह की बात करते हुए वो आगे बढ़े। देखिए इसका आगे क्या हुआ तो उसको आगे स्टोरी में करते हैं। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से बर्फ ऐसे ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आज ये हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ, लगता है रात में गिरा है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी इसी चमकती पहाड़। अब वहाँ क्या हुआ कि अब वो और आगे बढ़ते उनको फिर बाहर से ढका एक पहाड़ दिख रहा था। लग रहा था जैसे कि एक कोई पाउडर छिड़का हुआ। इस तरह वहाँ का मतलब पहाड़ इस तरह दिख रहा था, बर्फ से ढका हुआ, पूरा बर्फीला जैसा लग रहा था कि वहाँ किसी कोई पाउडर छिड़का हुआ है। और फिर वहाँ से जितेंद्र बोलता है कि देखिए यहाँ पे लगता है, ये देखिए बर्फ यहाँ पे लगता है रात को ही गिरी है, ये ताज़ी बर्फ है। अब वो फिर अपनी जीप की खिड़की से मुंडे को निकाल के वो वहाँ के नज़ारा को देखती है। एक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोदो मतलब अच्छा है। उसने क्या जवाब दिया कि अच्छा है। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा में गर्व से उसकी आंख चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की बर्फ एकदम महीन मोती की तरह गिरने लगा। और फिर वो तो नेपाली बोलती नहीं थी, वो नेपाली बोलती नहीं थी। जितेंद्र बोला कि देखिए देखो ये नेपाली बोला। ये बात सुन के लगेगा क्या होगा, उसको मतलब मुस्कुराने लगती है और खुद में ही इतराने लगती है। अचानक किसी एक चमत्कार की तरह हल्की बर्फ गिरेगा। और हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद वहाँ ओस टाइप का गिरता रहता है, बर्फ गिरता है छोटा उसी टाइप का वहाँ पे गिर रहा है। तिरुबुर माया सेंधे मलाई सताओ तुम प्यार मुझे सदैव रुलाता है। क्या वो फिर नेपाली में बोलती है कि तिब्रो माया सेंधे मलाई सताओ। इसका अर्थ होता है कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूँ और बिजली जब बर्फीली ये सुधरता है। जितेंद्र के मन पर वे थाप गाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम गाने लगा था हुआ। और क्या ये बात बोली कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो बात सुनने क्या होता है कि वो प्रेम के भाव में वो झूमने लगता है, नाचने गाने लगता है। हम सभी सैलानी ने अब जीप से ऊपर उतर कर बर्फ कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ स्वाभाविक थी, घुटने तक नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की गत को कैमरे में कैद कर रहे थे।
अब वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ सभी खिलाड़ी जीप के से उतर गए थे, और जीप से उतर गए थे वहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा बर्फ भी था, घुटने तक का नरम नरम बर्फ, उससे घुटने तक का वहाँ पर मतलब बर्फ था, कहीं भी चल रही थी तो घुटने तक बर्फ आ जा रहा था, इतना बर्फ था। और ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़, और ऊपर भी आसमान भी एकदम बर्फीला आसमान, और सामने में जो पहाड़ है, पहाड़ भी क्या तो एकदम उसको पहाड़ भी बर्फीला ही दिख रहा था। और उनके जो सैलानी मतलब उनके जो सैलानी के साथ जो सब थे वो क्या कर रहे थे, सब वहाँ के नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहे, मतलब कैमरे में फोटो खींचना रहता। मेरे पास झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन में हो रहा था, भीतर जैसा देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि ये मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किनारे पर ले लूँ, वहाँ पर कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। अब इस कारण यहाँ झांगू की तरह का दुनिया भर के तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, ठीक है। अब वहाँ पे बोलती है कि उसका क्या मन होता है कि उसको भी मन कर रहा था कि उसको वहाँ पे वो भी वहाँ पे झूमे, वहाँ पे वो जाए। उनका मन क्या था वृंदावन, मतलब उनका मन शांत था, भीतर जैसे देवता जाग गया, उसके जैसे कि भीतर देवता जाग गया, इस तरह उसका मन शांत था। आय उसका था कि बर्फ में लेटकर वो भी पूरा बर्फीले जन्नत का आनंद उठाए, और उसके पास बर्फ में पैर नहीं जाने वाला जूता नहीं था, लंबा लंबा जूता था, वो जूता नहीं था, इसी कारण वो नहीं जाएगा। वो चाहे कि एक किनारा पर ले लूँ पर कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह और ट्विस्टर स्टॉप नहीं था। और उसके बाद क्या नहीं था, भ्रमण स्थल, मतलब उसके बाद ये नहीं था उसका कि वो किनारे पर भी जाए। इस कारण यहाँ झांग की ये तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान है, और इस यहाँ पर क्या था कि एक भी दुकान भी नहीं था। क्या मतलब बोलती क्या रहने दे, बोलती है यहाँ पे यही टॉपिक को छोड़ देती है। दरादर फोटो खिंचवाने की बजाय हमें उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसमें महानगर के डाक के रूप में इसे फिर देख कर सकूं, और संपूर्णता की उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे अतीत के से जोड़ गया है। शायद ऐसा ही विभोर कर देने वाली दुविधा के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, स्वर बंतु शुक्यता का मंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही है कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और वहाँ पे उसको क्या होता है, वहाँ उसका भी वो लेखिका का भी क्या बन रहा था कि वो भी फोटो प्रदर्शित किया, वो भी सब फोटो खींचे फोटो खींचने की बजाय मैं उस सारे प्रदेश को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। क्या कर रही थी कि वो अपने मतलब वहाँ जो दादा जब फोटो खींच रहा था, फोटो ले रहा था, उसके फोटो लेने के अलावा क्या कर रही थी कि वहाँ का जो दृश्य था सब अपने मतलब मन में ही वो समा रही थी, जिसे महानगर डाक रूप से इसे फिर दीजिए। और जैसे महानगर डाक जो था सब अपने मन में फोटो देखने का टाइम रहा था, पर उसको फिर हम फिर देखते सब वो अपने मन से ही देखें। तो संपूर्णता के उन क्षणों में
शिखर मुझे ये मेरे अत्यधिक अतिथि से जोड़ता है। ये जो यहाँ का जो था तो क्या बोल रही, यहाँ का जो शिखर है ये हमारे अत्यधिक अतिथि से जोड़ते हैं। शायद ऐसा ही विभोर कर देने वाले द्विविधा के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। और शायद ऐसा ही होने के कारण क्योंकि ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी जिसमें क्या लिखा हुआ था, सर्वे भवन्तु सुखिता का मंत्र पाया। ये मंत्र है वो वहां पे सब पाया हुआ। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही कि बड़ा से बड़ा अपराधी ये भी इसे लेख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अब बोलती है कि अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा है कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख लिया जाए तो क्या हो जाता है, क्षण के लिए वो सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता है। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईंट की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान की उसे ये देखकर उठा सा रह जाता था और दूसरे का अमंगल करने की वृद्धि भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा क्या और उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। फिर तभी उसका दिमाग में आता है कि मिल्टन का स्टोरी। मिल्टन ने ईंट की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था। मिल्टन जो राइटर है उसके ईंट की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरे का अमंगल करने की एक वृद्धि भूल जाता है। ये मैं लिखा था मिल्टन ने। मैंने मनी से पूछा, फिर वो लेखिका ने मनी से पूछती है क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वो कविता। वो मनी से पूछती है कि क्या उसने मतलब वो बोलती है कि मनी को बोलती है कि ये पढ़ी है ये कविता। पर मनी उस समय किसी दूसरे की सवाल से जूझ रहे थे। वह एक दर्शकों की तरह कहने लगे, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजार करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है तो यही बर्फ सिलाए पिघल जलधारा बन जाए हमारे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब वहाँ पर बोलती है मनी उस समय एक सवाल से वो जब पूछती है मनी से कि ये मिल्टन की स्टोरी की कविता पढ़ी है। उसके बाद क्या होता है मनी उस टाइम एक सवाल से जूझ रहा था। किसी सवाल से वो मतलब उसका दिमाग कोई सवाल घूम रहा था। वह एक दर्शक की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है। और एक क्या कहने लगी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। और वो बोलती है कि ये हिम शिखर जल है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजार करती है। और बोलती है कि देखो प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजार करती है। और नया ढंग से बोलने का मतलब होता है कि प्रकृति जो होता है वो भी मतलब जहाँ साफ सुथरा होता है वहीं का इंतजाम करती है, वहीं पर अच्छा लगता है प्रकृति भी। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर देती है। सर्दियों में जल के रूप में क्या जल संग्रह कर देती है, उसको बर्फ बना देती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है तो वो ये ही बर्फ
सिवाय पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सुखों के कंठों को रावट पहुंचाया। ये बोलती है कि जब सर्दियों में, जब गर्मियों में बर्फ पिघलता है तो वो पानी बन को हमारे ही कंठों को रावट पहुंचाती है, मतलब हमें ठंडक पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संरक्षण। अब बोलती है कितना मतलब अजीब कहानी है जल का। मने ने अभिभूत हो माथा अनाया, जाने कितने ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखर का। और फिर मने ने क्या भूत हो गया अपने माथा ने आता है और बोलते हैं जाने कितने ऋण है इस नदियों का, और संसार कितना सुंदर है। और सपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की इन झीनी सी तरह से मुझे पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। और उड़ती बादलों की तरह पत्थर तोड़ते हुए उन पर पहाड़ियों पर ख्याल आता है। आत्मा की अनंत पर्वतों के छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा सा आगे बढ़ा कि तभी देखा इकट्ठी जुटी फौजी छावियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया। और आत्मा मतलब थोड़ा सा जब आगे ही बढ़ी, आगे बढ़ने लगी तो उसमें कुछ फौजी दिखा, कुछ फौजी लोग दिखा। फिर उसमें ध्यान आता है कि ये एरिया, ये बॉर्डर का एरिया है। थोड़ी दूर पर ये चीन की सीमा थी। अथवा किसका बॉर्डर था? चीन का सीमा था। चीन का बॉर्डर पर मैं पहुंच चुका था। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़ाके ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। -15 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंड था। इसलिए वो फौजी से पूछती है, इतनी कड़कड़ी ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वो पूछती है तो वो हंस दिया, एक उदाहरण दिया, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और फिर वो पुलिस वाला क्या बोलता है कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो मैं पहरा दे रहा हूँ। और फेरी बेटुला फिर मिलेगा कहते हुए जितने ने जीप चालू कर दिया। फिर मिलेंगे, फेरी बोटुला मतलब फिर मिलेंगे बोलते हुए वो जीप चालू करते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी भावनी जिस पर लिखा था वी गिव अदर टुडे फॉर योर टुमारो। और फिर वहाँ पे एक छवि दिखता है, फौजी छवि दिखता है। उसमें क्या लिखा होता है? वी गिव अदर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। और महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट की ठीक ठुरने लगे थे। हमारी ये जवान पोस्ट और माध्य में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तनाव रहता है। अब मन उसका उदास हो गया था जब पुलिस लोगों को देखी कि वो इतने ठंडे में अपना काम कर रहा है उन लोगों के लिए। और वो लोग कुछ नहीं, वो वैसाख के महीने में जब 5 मिनट ही वहाँ पे खड़ी हुई थी उसके वो ठिठुरने लगे थे। और हमारे ये जवाब पोष और मांग में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। हम बोलती कि सिवाय पेट्रोल के मतलब पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम ही जाता है। वहाँ इतना ठंड पड़ रहा था और उस ठंड में फौजियों को देखी थी काम करते हुए। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्ते से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं।
उन रास्ते को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पुनः ही खत्म हो गए। अब बोलते कि जिस खतरनाक रास्ते से हम जाने से डर रहे, हम जाने से कांप उठते हैं, उस रास्ते पर बनाने में कितनों की प्राण गई होगी। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा से हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जितने कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। अब उन्होंने लोग लौटना चालू किए थे। वो लोग अब यामसून से अब लोग लायूंग से वापस लौटकर युमथांग की ओर जा रहे थे। और जितने कुछ दिन पूर्व नेपाल से ताजा लौटकर आया हुआ था। युमथांग की गाठिया में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। देर प्रियता और रुद्रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरा घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगा कि लगेगा फूल की सेज रखी है। युमथांग की घाटियों में फिर उसने क्या देखा कि आकर्षण जुड़े हुए। वहां से जब लौट रहे थे, लौटते हुए उसने क्या देखा कि लौटते हुए देखा कि ढेर सारे मतलब ड्रेंगो के फूल। तो जितेंद्र ने बोलता है कि बस 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन में यहाँ पे जो फूल है इतना बढ़ जाएगा कि जैसे लगेगा कि ये कुछ चीज बना, मतलब फूल का गुलदस्ता बना हुआ, कुछ बना हुआ है, इस तरह का लगेगा पहाड़ पर। यहाँ रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे, जिस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले थे, कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। यहाँ रास्ता अपेक्षा बहुत मतलब था, चौड़ा था, इसलिए वहाँ खतरा कम था। इस घाटियों में बंदर भी दिख रहे थे, कुछ अकेले थे, कुछ तो अपने बाल बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखती। पहाड़ी कबूतरों की आंख उड़ाती। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कई ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक सफर। अब फिर वहां बोलती के बाद बहरहाल घाटियां, वादियां, पहाड़ों और बंदरों की आंख मिचौली दिखती। पहाड़ कबूतरों को उड़ाती। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। जब वहाँ पे जब पहाड़ियाँ, वादियाँ सब पार करते हुए युमथांग पहुंची तो थोड़े वो निराश थे। क्यों निराश थे? तो बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखर को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। अब बर्फ शिखर, वहाँ में बर्फ का जो शिखर देख रही थी, वहां से आने के बाद युमथांग जो था वो थोड़ा फीका लग रहा था। और यहाँ की भी एहसास हुआ कि मंजिल ऐसे कई ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक सफर। वो बोलती है कि मंजिल तक का जो सपना देखना होता है, मंजिल तक जो जाना, वो उससे ज्यादा होता है। क्या मजेदार होता है कि वहां तक हम घूम के आ जाते, तब वो अच्छा लगता है, वो ज्यादा मजेदार होता है। बहरहाल युमथांग से एक चिप्स बेचती एक सिक्किम युवक थी। इससे मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किम हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। अब वो बहरहाल युमथांग से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछती है, क्या तुम सिक्किम हो? तो उसने क्या बोलती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत सुख है। जब सिक्किम में स्वतंत्र राज्य हुआ था
तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं ये फला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय योग आबोबा हमें इस कदर घुल मिल गया है कि ये लगता नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। अब ये बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत सुख है। सिक्किम बोलती है कि सिक्किम के लोग हैं जो भारत में मिलकर बहुत सुख है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, जब सिक्किम स्वतंत्र हुआ था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। जब बोल रही है कि जब सिक्किम आजाद हुआ था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबोवा कि इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि सिक्किम भारत में था। ऐसा बोलती इस तरह से वो घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि सिक्किम कभी भारत में था। जिप पे बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांद की रात में ही भौंकते हैं। जब जीप आगे बढ़ने लगा तो क्या हुआ, एक जंगली कुत्ता ने उसका रास्ता काट दिया। मनी ने क्या बताया कि ये जंगली कुत्ते हैं, ये सिर्फ रात के चांद की चांदनी में ये भौंकते हैं। क्या मैं और अविश्वास में ऐसे मैंने उसे सुनती रही। क्या सुंदरता की तरह कुत्ते पर अभी पूर्णिमा के चांदनी का नाम का जवान भटा जगाती है। क्या अब वो लेखिका पूछती है, मनी ने बोलती है क्या ये कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांद कमाती है, पूर्णिमा के जो चांद इस पर भी उसको भी पूर्णिमा के चांद का एहसास होता है। इसको भी पूर्णिमा का चांद नहीं भोगना है, इसको भी कुछ ऐसा शराब मिला हुआ है बोलती है। और ऐसा बोलते हुए फिर वो बोलती क्या रहने पुराने देने का फिर बोल देती है। लौटती यात्रा में जीप में जितने हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फूट पीठ है। और जगह जगह पे उसने जानकारी देते जितने जो जितना जानकारी होता है जो जितने जानकारी दे रहा था। अब बोल रहा था मैडम ये पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुट पिंड है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की ये थाली में थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिड़क कर गिरे थे वह चावल की खेती होती है। अब बोलता है कि ये गुरु नानक की थैली है, यहाँ थोड़ा चावल गिर गया था तो यही यहाँ पे चावल गिरने के कारण जिस जगह चावल छिड़क कर गिरे थे वहां की तरफ चावल की खेती होती है। वहां का क्या होता है, चावल की खेती हो रहा है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसमें फिर उंगली दिखाई। मैडम मुझे खेदुम कहते हैं। अब फिर करीब 3-4 किलोमीटर के बाद उसने फिर उंगली दिखाई, बोलता है कि इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया था। यहाँ देवी देवता का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अब बोलता है कि करीब 3-4 किलोमीटर बाद वहाँ करीब 3-4 किलोमीटर फिर बाद वो उंगली दिखाता है। बोलता है मैडम वो देखिए वो खेदुम है। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया था। यहाँ क्या था, पूरा 1 किलोमीटर का एरिया था। अब बोलता है कि यहाँ जो गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। यहाँ क्या देवी देवता का निवास होता है, इसलिए यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसा बताता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। फिर लेखिका बोलती है तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो। उसने जीप निभाते हुए कहा नहीं मैडम, पहाड़ नहीं झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अब फिर उसने बोलता है कि जितन बोलता है, मनी बोलता है कि नहीं इसमें हम लोग पूजा करते हैं, इस पर हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। अब फिर उसने क्या बोलती है कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है जब कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, जब सब साफ सुथरा मिलेगा तो क्या होगा कि उस जगह
सुंदर लगेगा, साफ सुथरा का जगह सुंदर लगता ही है, इसलिए बोलती है कि तभी इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कही है, इनका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। अब क्या बोलते हैं कि गैंगटॉक मत बोलिए मैडम, ये गंगटोक बोलिए। इसका असली नाम क्या है? गंगटोक है। गंगटोक का मतलब क्या पता है? पहाड़। मैं कुछ पूछती थी कि वो फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग अभी हमारे टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसमें भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान खैर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों के और रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता है। आप देखिए ये अभी भी रास्ता बन रहा है। और वहाँ बोलता है कि ये टूरिस्ट मैडम, वो मैं क्यों से कुछ पूछते तो वो फिर चालू हो गया, वो अपना फिर स्टोरी वहाँ का बताने लगा। और बोलता है मैडम ये टूरिस्ट स्टॉक नहीं है, यह तो सिक्किम में जब भारत से मिला था, उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बताया था कि फौजियों को रखकर क्या होगा। शेखर दत्ता ने क्या बताया था कि फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉक बनाया जाए। और बोलते हैं वो शेखर दत्ता बोलते हैं कि घाटियों के बीच रास्ता निकाल के इसे टूरिस्ट स्टॉक बनाया जाए। आप देखिए अभी भी रास्ता बन रहा है। बोलते कि आप देखिए यहाँ पे अभी भी रास्ता ये बन रहा है, टूरिस्ट स्टॉक का रास्ता बन रहा है। हाँ, रास्ता अभी भी बन रहा है, बन ही रहे हैं। नए नए स्थलों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमानता खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। अब उसने क्या बोलती है कि जो मनुष्य का जो बात था, मनुष्य की इसी असामान्य खोज को सौंदर्य है। मनुष्य का जो खोज होता है, मनुष्य जो सुंदरता मनुष्य होता है, उसी का नाम क्या सौंदर्य है। बोलते हुए मन ही मन में कहती है, वो मन ही मन में बोलते हुए ये बात बोलती है। यहीं पे स्टोरी समाप्त करती है और जीप को आगे की ओर बढ़ाती है। ये स्टोरी में यहाँ पे समाप्त हो गया। काफी लंबा स्टोरी था, आज हम लोग ये स्टोरी खत्म हो गया। बहुत लंबा स्टोरी था, इसको फिर से आप लोग रीड कीजिएगा। इसको शुरू से आप लोग रीड कीजिएगा, 2-3 बार शुरू से रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा से रीड करने के बाद ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से बन ही जाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और क्वेश्चन सब पहले तो इसको रीड कीजिएगा। पहले आज का जो क्लास बताया उसको रीड कीजिए, उसको पहले यहाँ से रीड कीजिएगा। उसके बाद फिर पिछले क्लास का मतलब शुरू से बुक को रीड कीजिएगा। शुरू से बुक रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, देखिए आप धीरे धीरे सबका आंसर आपका बुक में मिलेगा। जब इसको आप लोग 2 और 3 बार बुक को रीड कर लेंगे, एक सेशन में रीड हो जाएगा। तो स्टोरी तो बहुत मजेदार है, सिक्किम के बारे में पूरा बात बताया गया है। इस स्टोरी में बहुत सिक्किम लगता है कि सिक्किम घुमाया गया है, इस तरह की स्टोरी बताया गया है। अच्छा स्टोरी है, मजेदार स्टोरी भी है, एक अच्छा बात भी लिखा हुआ है, पढ़ने में भी मजा आएगा। इसे आप लोग पढ़िए और पूरा इसका लेसन पढ़िए, पढ़ के इसको अच्छा से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी आशा करते हैं कि आप लोग अभी सुरक्षित होंगे और घर में ही होंगे, अच्छा से पढ़ रहे होंगे और माता पिता को डेली प्रणाम कर भी रहे होंगे सुबह सुबह का टाइम। जैसा कि बोले माता पिता प्रणाम करने, उसे आप लोग कर रहे होंगे। और अभी मार्केट कम जा रहे होंगे और घर में अपने सुरक्षित अच्छे से होंगे। थैंक यू।